दोस्तों कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स के स्टॉक्स में मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूं। उनमें से एक सेक्टर है रियल्टी सेक्टर। दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे बोले कि डीएलएफ में आप इन्वेस्ट करना पसंद करोगे तो मेरा जवाब हाँ होगा दोस्तों, क्योंकि डीएलएफ कंपनी जो है मेरी फेवरेट कंपनी है, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी। इसका मैनेजमेंट काफी जेन्युइन है, इसका ये काफी पुरानी कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में ये कंपनी बिजनेस करती है। ऑलमोस्ट 70 से ऊपर साल इस कंपनी को स्टैब्लिश हुए हो गए हैं, और इसके जो फाउंडर थे वो आर्मी के मेजर थे, उनने मतलब इस कंपनी को फाउंड किया था। और उसके बाद में अगर इन फ्यूचर कोई अगर मुझसे बोले, कभी मेरा मूड अगर चेंज हो कि रियल एस्टेट सेक्टर में मेरे को इन्वेस्ट करना है पैसा, तो मेरा जो फेवरेट पिक रहेगा, जो पहली मेरी चॉइस रहेगी, वो यही कंपनी रहेगी दोस्तों। तो इस कंपनी ने दोस्तों फ्राइडे को अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हुए हैं। रिजल्ट्स काफी औसम है, बेहतरीन नंबर्स हैं। इस कोविड के साल में भी कंपनी ने सर्वाइव किया हुआ और अच्छी खासी सेल करी हुई है। सेल्स में, प्रॉफिट में, दोनों तरफ में ग्रोथ है। तो इसी कंपनी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इसके देखेंगे, और इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हम समझने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए हम फ्यूचर आउटलुक को देखने की कोशिश करेंगे इसके। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में हम जानते ही हैं, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। ये 74 ईयर ओल्ड कंपनी है दोस्तों, और इस कंपनी ने 30.77 मिलियन स्क्वायर यार्ड को अभी तक सेल कर दिया बना के। आप समझ सकते हो कितनी पुरानी कंपनी, कितना इसका जो है टाइम टू टाइम इसने मतलब कितना डेवलपमेंट किया अपने आप में। 30.77 मिलियन स्क्वायर मीटर बोले तो दोस्तों काफी किलोमीटर की रेंज हो जाती है। इतने एरिया में इसने, गुड़गांव के अंदर में आप देखोगे, दिल्ली गुड़गांव के अंदर में ये कंपनी में, मैं इसको पर्सनली काफी नजदीक से देखा हूँ। इसके मैनेजमेंट को भी मैं, इसके ऑफिस में भी मैं गया हुआ हूँ। आप उधर जाओगे तो एरिया मतलब क्या शानदार एरिया है। डीएलएफ का जो एरिया है, मतलब पूरा एक एरिया जो है इसी के नाम पे बसा हुआ है उधर। तो एक तरीके से मतलब कंपनी का नाम काफी बड़ा है और काफी जेन्युइन है दोस्तों। और इस कंपनी को फाउंड किया था दोस्तों चौधरी राघवेंद्र सिंह जी ने, जो कि आर्मी के मेजर थे। उसके बाद में उन्होंने जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद में इस कंपनी को फाउंड किया था। अब दोस्तों चलते हैं सीधा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे कि वो कैसे दिए हुए हैं, फिर आगे की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले हम इसके दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा देखेंगे। तो दिसंबर का क्वार्टर हमने लिया और मार्च का क्वार्टर लिया हुआ है। तो दिसंबर के क्वार्टर का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 1543 करोड़ इसका था, जो बढ़ के 1712 करोड़ हुआ है, यानी कि 11% का इसमें जंप है। और अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, वो थोड़ा सा इसका कम हुआ है, अच्छे रेवेन्यू के बावजूद भी खर्चे वगैरह बढ़ने की वजह से 499 करोड़ से 453 करोड़ हुआ, यानी कि 9% का इसमें डिक्लाइन है। इंटरेस्ट इसने कम किया हुआ है, 198 करोड़ से 191 करोड़, यानी कि 3.64% का इसमें डिक्लाइन है। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 451 से 480 करोड़ हुआ, इसमें बढ़ोतरी हुई है 6.60% की। और अगर बात करें मार्जिन्स की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इसका जो है 32% था पहले, अभी 26% हुआ है। इसमें जो है 5.84% का डिक्लाइन है। मार्जिन्स इसके जो है, ये रियल्टी सेक्टर है दोस्तों। रियल्टी सेक्टर्स में क्या होता है कि मार्जिन्स वगैरह फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी इनमें सेल्स अच्छी होती है, कभी थोड़ा कोई ईयर मतलब मंदी का रह जाता है। अब इसके रेवेन्यू की अगर बात करें तो 6082 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर में, जो घट के अभी जो है इसका 5414 करोड़ हुआ है। देखो दोस्तों क्या होता है, अभी कोविड का टाइम है, ज्यादातर जो रियल एस्टेट कंपनी है किसी का भी काम नहीं चल रहा है, सेलिंग हो नहीं रही है दोस्तों। लोग मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में निकल नहीं पा रहे हैं, कस्टमर के पास में जा नहीं पा रहे हैं। तो रियल्टी सेक्टर में ये ज्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है। लेकिन जो ब्रांडेड कंपनी है इनको फायदा मिला हुआ है, जिनका नाम पुराना है, जो पहले से जानी जाती है। जैसे टेक्सटाइल की मैं एक वीडियो में बात कर रहा था आपसे। तो टेक्सटाइल में क्या हुआ है, जो रूपा वगैरह जो बड़ी कंपनी है, जिनके नाम वगैरह जाने जाते हैं, जिनके एक फिक्स साइज रहता है, तो उनको ऑनलाइन भी लोग मंगा लेते हैं। जो अदर फैक्ट्रीज हैं वो बंद पड़ी हुई है, उनकी सेल हो नहीं रही है। तो उससे क्या हुआ है, इनको एडवांटेज मिला हुआ है। उसी तरीके से रियल एस्टेट में भी है। रियल एस्टेट में ये जो इसका सेल कम हुआ है, इसका रीजन ये नहीं है कि इसकी सेल कम हो गई, एक्चुअली लोगों ने पैसा खर्च ही नहीं किया तो उस वजह से कम हो गई। फिर भी इसकी सेल में जो है बढ़ोतरी है, ये अच्छी बात है। औरों की तो भाई साहब नेगेटिव में आ रही है, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ रहा है, लॉस कर रही है कंपनी वगैरह। और अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 1135 करोड़ से 1417 करोड़ हुआ, यानी कि 24% का इसमें
ग्रोथ है। और अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो 1426 करोड़ से 853 करोड़ इंटरेस्ट इसने काफी अच्छा कम किया हुआ है। डेट कम कर रही है धीरे धीरे कंपनी, 40% का इसमें डिक्लाइन किया है इसने। एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो 340 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम में इसको प्रॉफिट था पिछले साल, अभी लॉस है 96 करोड़ का, 128% का इसमें डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कल पिछले साल में लॉस में थी ये कंपनी, इस साल 1093 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 287% का इसमें जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 18% से जो है इसके 26% हुए, यानी कि 7.53% का इसमें ग्रोथ है। अब अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें जो है 74.95 है, यानी कि 75 है। काफी अच्छी खासी जो है इसमें प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेज वगैरह नहीं है। म्यूचुअल फंड का इसमें 1.77% का स्टेक है। एफआईआईएस की जो ये है फेवरेट कंपनी है दोस्तों, 17.5% का इसमें जो है एफआईआईएस का स्टेक है। और अगर बात करें इसके प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की, तो राजधानी इन्वेस्टमेंट एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड का जो है इसमें 60% का स्टेक है। और अगर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो इसमें इन्वेस्को ओपनहैमर ग्लोबल फंड का जो है 2.8% का स्टेक है। एफआईआईएस का इसमें सबसे ज्यादा स्टेक है प्रमोटर के बाद में, और नॉन इंस्टीट्यूशनल का जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका खाली इसमें 5.45% का स्टेक है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है रियल एस्टेट सेक्टर ने काफी लंबे टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, जो जैसा कि इस कंपनी ने भी नहीं किया हुआ। हालांकि अगर इसका 5 साल से कम टाइम का अगर मीडियम टर्म की बात की जाए, ठीक ठाक कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, कोई बुरे रिटर्न नहीं दिए हुए। लेकिन 10 साल की वहीं अगर बात करें तो कुछ अच्छे खासे रिटर्न इसने दिए नहीं है, है ना। वो हर कंपनी का रूल है, वो इसी कंपनी का ही नहीं, वो हर किसी कंपनी ने ऐसा ही किया हुआ है। क्योंकि ये सेक्टर क्या होता है, ये भी एक तरीके से साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। इनमें क्या होता है, साफ नजर रखनी पड़ती है कि किस टाइम पे ये सेक्टर चलेंगे। एक जैसे 2008 की मंदी के बाद में इस रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा बूम आया था, तो मंदी के बाद में ये जो सेक्टर है वो अच्छा चलते हैं। अभी इसी तरीके से कोविड का अब क्या होता क्या है सिचुएशन इसमें, कि जैसे मान लो लोगों ने मतलब लॉकडाउन लग गया, कुछ बात हो गई, मंदी आ गई, तो लोग खर्च नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, है ना। लेकिन लोग पैनिक में खर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसा तो उनके पास में बचा रहेगा। पैसा बचा रहेगा, उनको खर्च तो करना ही। अगर आप आदमी की नीड देखी जाए तो ग्रोथ एक हिसाब से, जनसंख्या में भी ग्रोथ उसी हिसाब से हो रही है, उसी हिसाब से नीड में भी ग्रोथ होती है। ये एक साइकिल है दोस्तों, ये हर जगह पे ये रूल, ये प्रकृति का नियम है ना। तो जरूरत बढ़ती ही रहती है, लेकिन एक टाइम पर हम खर्च करना एकदम कम कर देते हैं, तो वो फिर खर्च करना कम हो जाता है, तो उस टाइम पे मंदी आ जाती है। और अगर उस टाइम के बाद में अगर थोड़ा 2-4 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद में अगर बाहर निकले आदमी, फिर खर्च करना चालू करे, तो वो उसी तेजी से खर्च भी होता है। तो एक ये रूल होता है कि अगर इस तरीके की मंदी के टाइम में अगर इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाए, तो आने वाला जो 4-5 साल है वो फिर काफी अच्छा जाता है। तो रियलिटी सेक्टर भी कुछ इसी तरीके का है। तो ये जो है अभी 4-5 साल अच्छा करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। अब थोड़ा सा दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। डीएलएफ लिमिटेड कंपनी का नाम है, 310 का इसमें करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है इसका। 1.15% जो है गिरावट हुई है फ्राइडे के सेशन में इसमें। मार्केट कैप की बात करें 76,747 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छा खासा लार्ज कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात करें तो 82,429 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू है, यानी कि डेट थोड़ा सा है। और जाहिर सी बात है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है डेट तो रहता ही है इनके ऊपर में, चाहे कितना भी मतलब बड़ी कंपनी हो, कितना भी कैश हो कंपनी के पास में, डेट के बगैर ये कंपनी का काम ही नहीं होता एक तरीके से। ये तो बल्कि जो कस्टमर्स होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, उनसे भी मतलब ये एक तरीके से किस्तों में पैसा जमा करवा के वही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाने में। तो इस तरीके का भी काम रियल एस्टेट सेक्टर में होता है। तो मतलब डेट तो, बिना डेट के तो काम होता ही नहीं है, कहने वाली बात है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 247 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। पी 0 है, लास्ट ईयर जो है लॉस में थी कंपनी, तो इस वजह से 0 है। अभी अपडेट होके नहीं आया, क्योंकि फ्राइडे को इसका जो है रिजल्ट आया हुआ है, तो अभी 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा, वो चेक कर लीजिएगा आप। प्राइस टू बुक 2.21 है, फेस वैल्यू 2 है, डिविडेंड यील्ड जो है ज़्यादा है नहीं, बुक वैल्यू इसका 140 है, कैश इसके पास में 2420 करोड़ है, कैश के मुकाबले जो है डेट इसके पास में 8,102 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें जो है अच्छी खासी है, 75%। ईपीएस, आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुराना डेटा रहता है। 2-3 दिन बाद अगर आप नया डेटा आएगा तो चेक कर लीजिएगा ticket.finology.in पे। और पीयर्स के साथ में पी को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है दोस्तों, 0 पी है, यानी कि लॉस में है कंपनी, तो कुछ फायदा इसका है नहीं। और अगर बात करें इसके पिछले 5 साल के ग्रोथ की, तो रियलिटी सेक्टर जैसा कि मैंने बताया हर साल बराबर काम नहीं करता। किसी साल मतलब इसमें 10,000 करोड़ की भी सेल हो जाएगी, किसी साल 2-4 हज़ार करोड़ की भी सेल होगी, किसी साल और कम भी हो सकती है। तो इसका जो है
ये सीन होता है रियलिटी सेक्टर का। तो इसका अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखो 2018 में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया 4,400 करोड़ का, लेकिन 2020 में इसने जो है 583 करोड़ का लॉस बना लिया। तो ये रहता है बिक्री के ऊपर रहता है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों। ये चीज़ें कोई ऐसा तो है नहीं बिस्किट का पैकेट FMCG टाइप का है कि लेके आ जाओ तो इतना बराबर बिकता रहे, वॉल्यूम में बिकता रहे। तो ये होता है कि एक ही प्रॉपर्टी भी बिकने में कई कई दिन लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। और अगर इसका करंट रेशियो देखें तो करंट रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक है कंपनी। 1.5 गुना हमको चाहिए होता है, 1.5 गुने से ऊपर है, 2 गुने के आसपास है, तो ठीक है। और अगर बात करें इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है ये स्टॉक। एफडी से अच्छे रिटर्न ऑब्वियसली नहीं दिए हुए हैं इसने, डिविडेंड भी देती नहीं है कंपनी। एंट्री पॉइंट अच्छा है, लेकिन रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। आने वाले 2-4-5 साल के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा करेगा, रियल एस्टेट सेक्टर। अब अगर डीएलएफ के मैनेजमेंट के फोरकास्ट की बात करें दोस्तों, तो इनका जो टारगेट है 30% का बुकिंग में ग्रोथ होने के टारगेट्स हैं आने वाले टाइम में। तो ये पॉजिटिव एक साइन है कंपनी के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में करना क्या है दोस्तों। इस स्टॉक में बने रहना है। अभी 2-4-5 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है, काफ़ी बेस्ट है। ये स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे 2-4-5 साल के अंदर में। रही बात शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में जो है इसमें ये जो रेसिस्टेंस है, ये थोड़ा सा जो है इसको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट कीजिए या तो इस लाइन के ऊपर चली जाए, जो 327 वाली लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर चला जाए, उसके बाद में इन्वेस्ट कीजिए, या तो फिर थोड़ा सा ये टूट जाए प्राइस इसका, तो उसके बाद में आप एंटर कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप अभी भी एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको थोड़ा सा डर लगता है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने में या कोई शेयर्स खरीदने में, या आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है तब आप डर जाते हैं, तो इसमें आप क्या करो कि आप 10 स्टॉक अगर आपको डीएलएफ के खरीदने हैं, तो 10 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स अभी स्टार्टिंग में खरीद लो। अभी करंट टाइम में भी खरीद सकते हो आप। आपको थोड़ा रेड दिखाई देने लग जाए तो फिर खरीदो, और थोड़ा रेट दिखाई देने लग जाए फिर खरीदो। इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से बाइंग कर सकते हो। इसमें आपके लिए मतलब ये आपको अच्छा रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्टॉक मार्केट के रिलेटेड चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिए आप। इसमें हमने कंपनीज का टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके दिए हुए हैं। हमारी जो टीम है 24 घंटे मेहनत कर रही है दोस्तों आपके लिए। 10 से 12 घंटे एक कंपनी की रिसर्च करने में लगता है, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। इससे आपका फायदा क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपका 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है उसकी बचत होगी। उस टाइम को आप कहीं अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम को भी आप हमारी वीडियोस देखने में यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइम का आप अपने खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।